नमस्कार दोस्तों। मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे हमारी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब पहले बात करते हैं कि संसद भवन में जो संविधान के ऊपर चर्चा हुई, तो संविधान की चर्चा जो थी संविधान के ऊपर ज्यादा ना हो करके कांग्रेस या सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप के ऊपर ज्यादा रही। जहां पर नरेंद्र मोदी जी ने फिर से कांग्रेस को हर तरीके से कोसा, जैसा कि वो हर बार स्पीच में करते हैं। राहुल गांधी अपने चिर परिचित अंदाज में वही संविधान और आरक्षण का मुद्दा उठाते रहे। यहां पर एक जो बात जो विपक्ष के हाथ में लग गई, ऐसा कह सकते हैं, वो थी 11 सेकंड की अमित शाह जी की क्लिप। इस क्लिप के ऊपर लोगों का कहना यह है कि उनके शब्दों से उन्हें समस्या नहीं है, उनके उनके कहने के तरीके से समस्या है। ये एक चीज है जो कि निकली हुई है और इस चीज के बारे में लोगों ने आपत्ति जताई है। कई जगह पे प्रोटेस्ट हुए, कई सारे लोगों ने इसके खिलाफ कई जगह पे देश में कई जगह पे इसके बारे में प्रोटेस्ट चल रहा है। और सभी को आज अब सभी जो है, अभी आप सभी समझ सकते हैं इस बात को कि इस सेंचुरी के भारत के सबसे लोकप्रिय, उनके उनकी मृत्यु हुए भी 50 से ऊपर साल हो चुके हैं। उसके बाद भी आज 50 साल बाद अंबेडकर अभी की जनरेशन के सबसे बड़े पॉलिटिकल नेता बन करके या फिर आइकॉन बन करके उभरे हैं। क्योंकि अ, आज अंबेडकर सिर्फ जरूरत नहीं है, एक तरीके से आइकन बस नहीं, एक तरीके से जरूरत बन गए एक वोट बैंक को साधने के लिए। तो जैसे बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। अब इस बात पे आपको ये नहीं लगता है कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस का अपने पूरे इतिहास में, जब से बीजेपी और कांग्रेस या फिर जनसंघ या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये सब जो संगठन है, कांग्रेस हो गई या फिर अलग अलग दल जितने भी थे, उनके क्या क्या विचार थे। तो इन सब पे जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की असेंबली बनी थी, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 200 से ज्यादा सीटें थीं। ठीक है। और जहां से भी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जहां से बाबा साहब अंबेडकर आते थे, उसके पास कुल 6 सीटें थी। और अगर ये देखा जाए कि इंडिपेंडेंट्स और अदर्स, ये सारे लोगों को मिला के देखा जाए, तो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको भी बहुत सारी सीटें दी गई थी। तो इस तरीके से कांग्रेस की मेजोरिटी हुआ करती थी पार्लियामेंट में उस समय पे, जब वो इंटरिम कैबिनेट बनी थी या इंटरिम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए तब ऐसा हुआ था। तो कांग्रेस की बहुमत थी। अब आपको यह समझ में ना पड़ेगा कि कांग्रेस ने किस समय पे और बाकी सब चीजों के बाबा साहब का अपॉइंटमेंट जो था वो चेयरमैन के तौर पे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पे कैसे हुआ। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, काफी बहुत ही प्रबुद्ध और बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उनके एक्सपीरियंस और उनके नॉलेज की बहुत कदर थी उस जमाने में भी। खासतौर से अगर 1932 में पूना पैक्ट की बात की जाए, जहां पर गांधी और अंबेडकर के बीच में काफी सारे वैचारिक मतभेद थे, अंबेडकर कई सारी चीजें थी जिसके खिलाफ थे गांधी के, फिर भी ये कहा जा सकता है कि हो सकता है उनके भी कई सारे मतभेद थे, लेकिन एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट था एक दूसरे की तरफ, ये जो हमेशा रहा है। तो अंबेडकर बहुत स्कॉलर थे, जैसे कि लॉ, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। तो इस इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, डिस्पाइट कांग्रेस की मेजोरिटी, डॉक्टर अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुना गया। अब उनके साथ एक और चीज जुड़ती है, क्योंकि दलित राइट्स जो थे उसके बारे में भी बाबा साहब अंबेडकर बहुत बात करते थे और उनके एक तरीके से एडवोकेट थे, या उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते थे। अब इस बात को आपको ध्यान देना होगा कि गांधी जी का एक एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है जो मुझे याद आता है कि जब भी आप कोई फैसला लें, तो लाइन में खड़े हुए सबसे आखिरी व्यक्ति का तक उस फैसले का क्या असर होगा, अगर आप इस बात को एनालाइज करके फैसला लेंगे, तो आपके फैसले कभी गलत नहीं होंगे। और अनफॉर्चुनेटली उस समय दलित जो इस समाज था, वो उस समय लाइन में सबसे आखिरी में खड़ा था और
इसलिए अंबेडकर जी को ये पदवी देना भी बहुत सही, लॉजिकली और एथिकली सबसे सही साबित लगता है हमें भी, और ये होना भी चाहिए था। नेहरू और पटेल जो थे वो शायद कुछ बाहर से फ्रांस से और कुछ कई लोगों को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी के इंटरवेंशन के बाद नेहरू और पटेल जो थे वो अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन आने के अपनी सहमति दे देते हैं। वैसे उन्हें कोई समस्या नहीं थी, पर वो चाहते थे कि अगर कहीं ऐसे किसी डेमोक्रेटिक जहां पे ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा चुका है वहां से मदद लेना चाहते थे। वो एक व्यू था उनका। और एक और चीज थी जो गांधी जी ने देखी कि अंबेडकर का जो विजन था हिंदू कम्युनिटी को लेकर के या अपने देश को लेकर के, माइनॉरिटीज को लेकर के, कास्ट सिस्टम को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के जब अंबेडकर जी का व्यू था, उसके लिए गांधी जी का के को बहुत भरोसा था उनके ऊपर कि वो सोशल जस्टिस के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए ही कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गई अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपॉइंटमेंट की बात। उसके बाद आते हैं अंबेडकर जी के कैबिनेट में, सॉरी, नेहरू जी के कैबिनेट में आखिर अंबेडकर जी कैसे कैबिनेट का हिस्सा बने, लॉ मिनिस्टर बने। तो 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू जो है इंटरिम सरकार जो थी उसके कैबिनेट उसके प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। उसके बाद अब क्योंकि उस समय पे कोई भी इस तरीके का सिस्टम नहीं था, तब तक इलेक्शंस भी नहीं हुए थे, तो जो लेजिस्लेचर्स थे और एग्जीक्यूटिव थे, जो इंटरिम कैबिनेट, वो डायरेक्टली जो है तो प्रोविंशियल असेंबलीज के थ्रू चूज किए जाते थे, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। तो बेसिकली प्रोविंशियल असेंबलीज थी, उनके थ्रू चूज किया गया था, और लोगों के द्वारा चुनी हुई वो कैबिनेट नहीं थी। नेहरू जी ने 15 लोगों की कैबिनेट को मंजूरी दी थी उस समय पे, और अंबेडकर जी जो थे उस कैबिनेट में लॉ मिनिस्टर थे। 1947 में इंडिपेंडेंस, अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में रखा था, जिसके थ्रू वो चाहते थे कि हिंदू फैमिली लॉज में एक तरीके का रिफॉर्म हो, जिससे कि औरतों को, दलितों को, पिछड़े वर्गों को एक तरीके का उत्थान हो सके। इस तरीके के काफी चेंजेस वो लाना चाहते थे। और आपको याद दिला दूं कि उन 15 लोगों के कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी जगह मिली थी। ये हो गई बात अंबेडकर जी के कैबिनेट में आने की। अब अंबेडकर जी का जो हिंदू कोड बिल था वो क्या कहता था, तो तो मैं इसको उसी फॉर्म में पढ़ता हूं। तो द बिल प्रपोज सेवरल रिफॉर्म्स इन हिंदू फैमिली लॉज सच एज ग्रांटिंग इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स टू विडोज, सन्स एंड डॉटर्स, प्रोहिबिटिंग पॉलीगैमी फॉर हिंदू मैन, प्रोवाइडिंग वुमेन with right to seek divorce, eliminating the birthright to property and legalizing widow remarriage. It also sought end practices like marriages within the same caste. तो ऐसे कई सारे, तो बेसिकली अंतरजातीय विवाह, तलाक लेने की सुविधा, बहुविवाह की प्रथा को खत्म करना, इंटरकास्ट मैरिज होना, तो इस तरीके की काफी सारी चीजें जो थी वो हिंदू मैरिज एक्ट में लाना चाहते थे, या हिंदू कोड बिल में बेसिकली लाना चाहते थे। तो इस तरीके के उनके विचार थे। अब देखा जाए कि आखिर अंबेडकर जी ने जो स्पीच दी थी उसके बारे में हम बात करते हैं कि अंबेडकर जी ने क्या स्पीच दी थी। So, to live inequality between class and class, between sex and sex, which is the soul of Hindu society, untouched, and to go on passing legislation relating to economic problems is to make a farce of our constitution and to build a palace of a heap. This is the significance I attach to the Hindu code. Ambedkar was quoted on saying collected works of Baba Sahib Ambedkar released by the Ministry of Social Justice and Empowerment. अब इस पे जो नेहरू जी का जो विचार था वो उनका ये था, आई विल डाई और स्विम विद द हिंदू कोड बिल। तो बेसिकली नेहरू जी की पूरी बैकिंग थी अंबेडकर जी को हिंदू कोड बिल के ऊपर। अब बढ़ते हैं आगे उनके रेजिग्नेशन के ऊपर। तो लॉ मिनिस्टर अंबेडकर जो थे, बी आर अंबेडकर, लैस्ड आउट इन पार्लियामेंट एंड ही रिजाइन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इंटरिम कैबिनेट इन अक्टूबर 1951। तो उनका जो स्टेटमेंट था वो इस तरीके का, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं।
Compare the concern the government shows over safeguarding Muslims. The Prime Minister's whole time and attention is devoted to the protection of Muslims. I yield to none, not even to the Prime Minister, in my desire to give the Muslims of India the utmost protection wherever and whenever they stand in need of it. But what I want to know is are the Muslims the only people who need protection? Are the scheduled castes, scheduled tribes, and Indian Christians not in need of protection? What concern has he shown for these communities? तो ये था उनके रेजिग्नेशन तक का। तो अगर आपको और बाकी सारी चीजें जाननी है कि आरएसएस ने या हिंदू महासभा ने, ऑर्गेनाइजर ने 30 नवंबर 1949 में जो लेख लिखा, उस लेख के हिसाब से इसको पूरे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को काफी क्रिटिसाइज किया गया था। और अगर कई सारी चीजें, हिंदू कोड बिल का भयंकर विरोध किया गया था। जो राइट विंग संगठन थे उनकी तरफ से बहुत तीखा प्रहार किया गया था। इसके बाद अगर देखा जाए तो ऐसा कहते हैं कि अंबेडकर जी की कई जगह पे पुतले जलाए गए और बहुत भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा था हिंदू कोड बिल के ऊपर। जवाहरलाल नेहरू का व्यू ये था कि अभी जो सरकार है वो इस स्थिति में नहीं है किसी भी तरीके के कम्युनल टेंशन को झेलने के लिए। तो वो ये नहीं चाहते थे कि जिस तरीके के कम्युनल टेंशन 1947 के बाद हुए थे उसी तरीके के कम्युनल टेंशन जो है तो हिंदू कोड बिल लाने के बाद भी हो जाए, जिसकी वजह से एक तरीके का अगेन एक डिवाइड क्रिएट हो जाए। वो ये चाहते थे, जबकि बाबा साहब अंबेडकर का कहना था कि हिंदू कोड बिल जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। तो ये हो गई पूरी बात। इसके बाद कांग्रेस को हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने उनका अपमान किया। कहना बहुत मुझे ठीक नहीं लगता है कि शायद अपमान नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन जितना सम्मान कर सकते थे शायद उतना नहीं किया। उनके खिलाफ जो उनको शायद चुनाव जीतने में चुनाव जीत लेने देना चाहिए, तो उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा करना चाहिए। लेकिन कैंडिडेट तो सभी खड़े कर रहे थे ना। सीपीआईएम और जो भी उस समय जनसंघ था उन्होंने भी कैंडिडेट दिए थे बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो सम्मान कर रहे थे और कांग्रेस सम्मान नहीं कर रही थी। दूसरी चीज ये कि बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, जिसको हम भी ये मानते हैं कि भारत रत्न उन्हें पहले मिल जाना चाहिए था। और इसे एक गलती कही जा सकती है, लेकिन उनका अपमान किया ऐसा कहना मुझे यहाँ पे भी ठीक नहीं लगता। अपमान तो नहीं कह सकते। अगर अपमान किसी ने किया तो पुतले जलाए गए उनके, जिस जिस जिन लोगों ने भी उनके पुतले जलाए उन्होंने इसका उनका अपमान किया। अब आगे बढ़ते हैं संसद में जो हुआ। संसद में हुआ यूं कि कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी या अमित शाह जी का कहना है कि उनके 11 सेकंड के क्लिप को आउट ऑफ प्रोपोर्शन दिखा करके जो है तो एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। चलिए इस बात को मान भी लेते हैं एक तरीके से। तो आपको आलू और सोना का जो बयान है राहुल गांधी का, उसके बाद उनके कई सारे जो मैथ्स के कैलकुलेशन जो सही थे उनके बीच में से नंबर्स गायब करके क्लिप्स चलाई गई। इस तरीके के कई सारे छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स जो है आउट ऑफ प्रपोर्शन खींच करके दिखाए गए। उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्या उसके लिए क्या अमित मालविया या फिर जितने भी उनके आईटी सेल के लोग हैं, क्या वो माफी मांग रहे हैं इस बात के लिए? तो बात ऐसी है कि जो आपने बोया है, जिस तरीके के कल्चर आपने दिया है, क्लिप्स काट करके लोगों को डिफेम करके, जिस तरीके के डिफेमेशन, लोगों के खिलाफ कैरेक्टर असैसिनेशन करना। अभी राहुल कंवल के प्रोग्राम में, राहुल कंवल मतलब मुझे बहुत रेस्पेक्ट है उनकी एज ए जर्नलिस्ट, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि अपने प्रोग्राम में बुला करके एक व्यक्ति से पूछवाना, और अमित शाह जैसे गृह मंत्री, मतलब बड़े नंबर 2 है सरकार में, इतनी बड़ी पोस्ट पे है, उन्हें ये शोभा नहीं देता कि किसी व्यक्ति को बुला को या किसी ऑडियंस में एक व्यक्ति है जो उठकर ये कहे कि राहुल गांधी की कोई पत्नी है जो कहीं अमेरिका में या फॉरेन कहीं कंट्री में रहती है। इस तरीके की बातें जो है तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जैसे लेवल पे शोभा नहीं देती है। छोटभैया नेता जो होते हैं ना, गली नुक्कड़ में जो चाय की टपरी में बैठे हैं, पान की गुमटी में मिल जाते हैं, उनकी बातें मैं नहीं कर रहा। लेकिन बड़े नेताओं को यह शोभा नहीं देता और उन्हें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। और राहुल कंवल काफी रिनोन जर्नलिस्ट हैं, उन्हें भी इस तरीके की चीजें अपने शो पे, अपने प्लेटफॉर्म पे प्रमोट नहीं करनी चाहिए थी। और अगर ऐसा हुआ भी था तो उन्हें एडिट करना चाहिए था, कट करना चाहिए था, या फिर उस व्यक्ति से प्रूफ मांगना चाहिए था। अब आते हैं बात यहां पर कि धक्का मुक्की हुई।
अब धक्का मुक्की हुई और एफआईआर भी दर्ज हुई, इस तरीके की कई सारी चीजें हुई। एफआईआर जो है तो कांग्रेस ने कंप्लेन दर्ज कराई, एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई पता नहीं है, लेकिन बाकी दूसरी तरफ से अनुराग ठाकुर जो थे वो गए और उन्होंने जो है तो दिल्ली में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई कि उन्होंने धक्का मुक्की की और उनके ऊपर शायद कई सारी धाराओं में, गंभीर धाराओं में 7 साल या 10 साल की सजा हो सकती है। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के तहत उसके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। समस्या यह है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उसके प्रूफ तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अब आपको याद होगा कि वो एक एलिग्ड, मतलब एक आरोप लगाया था स्मृति ईरानी ने कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में फ्लाइंग किस दिया था। अब उसकी बात अगर की जाएगी तो उसका वीडियो तो तुरंत मिल गया था। दूसरी बात, एक और वीडियो आया था जिसमें यह कहा जा रहा था कि राहुल गांधी जो है तो विपक्षी इंडिया गठबंधन के सांसदों को वेल में जाने के लिए उकसा रहे थे। वो एक सीसीटीवी का फुटेज भी लीक हो गया था। लेकिन ये सेलेक्टिवली समझ में नहीं आता है। तो पार्लियामेंट की जिम्मेदारी, पार्लियामेंट की अगर कोई जिम्मेदारी होती है तो वो लोकसभा के अध्यक्ष की होती है। संसद भवन का जो परिसर होता है उसकी जिम्मेदारी और अंदर और या बाहर उसके पूरे रख रखाव और देख रेख की जिम्मेदारी लोकसभा के स्पीकर या लोकसभा के अध्यक्ष की होती है। लोकसभा अध्यक्ष को सिर्फ इतना करना है, पब्लिक डोमेन में वो सीसीटीवी फुटेज डाल देना है। नागालैंड की एक जो राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अभी उनका नाम हमें याद नहीं है, लेकिन उन्होंने भी एक आरोप लगाया है कि राहुल गांधी उनके काफी पास खड़े थे और उनके ऊपर चिल्ला रहे थे और उन्हें बोल रहे थे पीछे हटने के लिए, और ये सारी बातें जो है तो आई। अगर ऐसा है और राहुल गांधी ने इंटेंशनली किया, किसी भी तरीके से किसी को धक्का देकर चोट पहुंचाने का प्रयास किया है, एफआईआर दर्ज हुई है, तो उन पे एक्शन होना चाहिए जो भी लीगली या कानूनन हो सकता है। लेकिन कम से कम आप सीसीटीवी फुटेज तो दीजिए। सीसीटीवी फुटेज आप दे नहीं रहे हैं, आप पुलिस में एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। और 2 दिन से जो मुद्दा उठा था कि अमित शाह के स्टेटमेंट के ऊपर उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है कि राहुल गांधी के ऊपर उन्हें गुंडा कहा गया। निशिकांत दुबे तो जानते ही हैं आप किस तरीके से बात करते हैं, आप उनकी भाषा की मर्यादा। उन्होंने खड़गे जी को कहा कि उनका वजन बढ़ गया है बहुत, तो इस वजह से वो संभल नहीं पाए चलते चलते, इसलिए गिर गए। अब 80 साल से ऊपर उनकी उम्र है, इस तरीके की बातें कहना भी ठीक नहीं है। निशिकांत दुबे भी मंत्री हैं, रह चुके हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। तो आप जो है इस बात को समझ सकते हैं कि ये एक मुद्दा है जिसकी वजह से संविधान का एक मुद्दा था 2024 के चुनाव में, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है तो बहुमत का आंकड़ा नहीं पार कर पाई। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि जो वोट बैंक शायद हरियाणा और महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत उनके पास वापस आया है, वो कहीं दोबारा छिटकना चाहे। वैसे मैं उसे वोट बैंक नहीं मानता हूं, एक तरीके से वो जस्ट लाभार्थी वर्ग है। वो कास्ट की वजह से या किसी और वजह से उन किससे नहीं जुड़ा है, लाभार्थी है। जो अलग अलग स्कीमें चल रही उनका लाभार्थी है। उस लाभार्थी वर्ग को 1,000-2,000 रुपए या किसी किसी वजह से मिल रहे हैं, जैसे कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने दिया था, यहाँ पे शिंदे सरकार ने दिया था लाड़की बहना योजना के तहत। तो उसका काफी असर आपको दिखाई दिया। तो आपका क्या विचार है कि जो ये पूरा का पूरा एपिसोड है, क्या भारतीय जनता पार्टी इस जो डैमेज हुआ है एक तरीके से, और अचानक से लोग जो है तो बाबा साहब कांग्रेस के रिश्ते, बाबा साहब ने कैबिनेट से क्यों रिजाइन किया, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना चालू कर दिया। हमें काफी जानकारी थी, लेकिन कई इस बात एपिसोड को देखने के बाद हमारी उत्सुकता बढ़ी कि हम और पढ़ें और जानें कि आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या था। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, और बताएं आप इस पूरे पार्लियामेंट के विंटर सेशन या फिर जित किसी भी एपिसोड के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो चीजें हमने इस एपिसोड में कवर की। धन्यवाद।